दानियाल साहब, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, वो तकाजा करती हैं कि हम बहुत संजीदगी के साथ फोकस तरीके से एड्रेस करने के लिए इस मामले को कोशिश करें, बलूचिस्तान की सूरत हाल को। क्या कोशिश की जा रही है? एक प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब का विजिट हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम मलिक साहब, बड़े अरसे बाद आपको ऐसी लीडरशिप मिली है जो बड़ी क्लियर है अपने विजन के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बयानुल मरसूस और मार्का हक था, आपके सामने क्लैरिटी थी आर्मी चीफ़ की, फील्ड मार्शल साहब की। फिर इसी तरह अफ़गानिस्तान का जब ये सारा इशू हुआ और बार बार ये इशू उठ रहा था, तो उसमें भी बड़ी क्लैरिटी आई और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को लाइटली नहीं लिया और बड़ा एग्रेसिवली गए हैं। देखिए, अभी भी बलूचिस्तान जो है, मैं सिटिंग समवेयर और मैं किसी से एक बात कर रहा था कि आप कोई भी नया मार्केट में प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो हमें बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ाते हैं कि 4 P's बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं: प्राइस, प्लेसमेंट, प्रोडक्शन और जो प्लेसमेंट होती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वही आपके चीज़ को कामयाब और नाकाम करते हैं। इसी तरह कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप डिवाइस करते हैं, उसमें आपके 3 रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, आपकी जो क्लैरिटी कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ जो आपके वहाँ के लोग जो हैं, जो बट बेसिकली कि जिनके ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन करना है, एलिमिनेशन, वो जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है, बड़ी क्लियर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। और तीसरा, जो बडिंग होते हैं, जो लोग बड करके उनके साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं और उनकी जो जो दहशतगर्द होते हैं, उनकी बेसिकली लाइफ लाइन होते हैं या उनकी उस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो जो अभी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है और फील्ड मार्शल साहब की है, वो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि आपने वो लोग जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, वो लोग जो हमारे इदारों के लोगों को शहीद कर रहे हैं, जो सिविलियंस को मार रहे हैं, जो स्कूलों पे, मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, उनके उनके साथ कोई अब बातचीत नहीं होगी। इट्स वेरी क्लियर। वो लोग जो बडिंग स्टेज में हैं, जो नौजवान हैं, जिनको जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडा के थ्रू इंडियन इन्फिल्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा, उनका पैसा, हिंदुत्व माइंडसेट, मोदी माइंडसेट, पैसा लगाकर उनको बड कर रही है, उनकी क्लैरिटी या उनको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी। और इसमें लोकल इंगेजमेंट जो है, उनकी लोकल पॉलिटिकल लोग जो हैं, लोकल उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, और पॉलिटिकल लोगों में जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब उनके चीफ मिनिस्टर ज़रूरी नहीं है या उनके जो एमएनए और एमपीएस नहीं है, उनके जो पॉलिटिकल लीडरान हैं, जो उनके कबायली लीडरान हैं, जो उनके और लोग हैं जो उनके साथ वहाँ खड़े होते हैं उनके दुख दर्द में, उनको ऑन बोर्ड लेना बड़ा क्लैरिटी, उसमें बड़ी क्लियर अप्रोच अब ली जाएगी। हुमायूं वो साहब, लोग जो इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं और सो कॉल्ड अपने आप को बलोची कहते हैं, वो बलोची नहीं है और ना उनका कोई ताल्लुक है। वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वो इनकी ब्लड एंड बटर है। आपको जो नाइट विजन गॉगल्स से लेकर जो पैसा है, जो गाड़ियां हैं, 400 गाड़ियां अगर हमला कर रहे हो तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो ऐसी वेपनरी जो आपको, आप और मैं सोच नहीं सकते, वो आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? तो वो प्रॉक्सीज़ के लिए भी एक हब है, उसको एड्रेस करना चाहिए मतलब ताकत के साथ, और जो बडिंग है उनको एड्रेस करना चाहिए जिरगा और उस ग्रुप के साथ। बलूचिस्तान में कोई मल्टी प्रॉन्ग्स अप्रोच की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा इशू वहाँ इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम 800 अरब रुपए से ज़ायद इस साल बजट में रखे हैं, जो हम लोगों को कैश ट्रांसफ़र्स करेंगे। अगर बलूचिस्तान की मैं पूरी पॉपुलेशन को भी सोच लूँ कि अगर कैश ट्रांसफ़र करनी हो, अल्लाह रहम करे ऐसी सूरत हाल नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो दिस अमाउंट इज़ गुड इनफ कि उनकी आप इकनॉमिक एटलीस्ट कुछ जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको कम करने के लिए, उसको एलिविएट करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं करते। जो डिविजिबल पूल से बलूचिस्तान को पैसे पिछले 5 साल जाते रहे, एनएससी वार्ड के तहत एडिशनल मनी जाती रही बलूचिस्तान के लिए, कुछ काम नहीं हमने किया। सबसे बड़ा इशू ये है कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे गवर्नमेंट होती हैं, कभी रईसानी होता है, कभी अभी बुक्टी साहब हैं, कभी कोई और होगा, लेकिन ट्रू रिप्रेजेंटेशन हम कभी नहीं ला पाए। उनको डर भी कोई नहीं है नीचे से, वो बलोच पॉपुलेशन है या पख्तून पॉपुलेशन है, वहाँ क्या हो रहा है, दे डोंट केयर। क्योंकि वो अगर ये फिक्र हो कि मैं कल इनके वोटों से मुंतखब होना है तो फिर मैं ज़रूर उसके लिए कुछ करूँगा। दानियाल साहब, इसके लिए कुछ हमें लंबे अरसे के लिए कुछ हिकमत अमली के ऊपर काम करना चाहिए। कुछ को जफ्फी डालनी पड़ेगी, कुछ तो वो होंगे ना कि जो सिर्फ बंदूक से सीधे होंगे, लेकिन बड़ा हिस्सा हमेशा वही होता है जो जफ्फी से सही होता है। मैं नदीम मलिक साहब आपकी हाफ स्टेटमेंट से एग्री करूँगा और हाफ से डिसएग्री। देखें, जो हमारे बच्चे और हमारे जवान अपनी जानें शहीद कर रहे हैं उधर, उनकी जो बेवाएँ अंदर बैठी हैं, जब कल हम उन लोगों के साथ जफ्फी लगाएंगे
जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, जिन्होंने हमारे स्कूलों पे कॉलेजों पे निहत्थे बच्चों को कत्ल किया, हमला किया, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि कौन हम कहता है कि उनसे जफ्फी हम डालें? सुने, हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके साथ हम सेरीना और मैरियट में बैठकर उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं। निगोशिएशंस आपकी किसके साथ होंगी? वो उन लोगों के साथ होंगी जो आपकी जो अपने ग्रीवेंसेस रखते हैं, जिनको इश्यूज़ हैं और वो समझते हैं कि उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, उनके साथ होंगे। जिन्होंने आपके ऊपर हमले किए, जो इंडिया से पैसे लेके वो असला उठाकर आपके घर पे आपको मार रहे हैं, ये सारी कैंपेन्स जो है पहले हो चुकी हैं। दो स्ट्रैटेजी जो है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होती, ये बार बार हो चुकी हैं। आधे कहते थे कि फुटबॉल दे दो, मैं एक साहब को मिला, उन्होंने कहा मैंने 50,000 फुटबॉल दिए हैं, और वो बच्चे खेलते हुए उन फुटबॉलों से भागते हुए और मैं उनको देख रहा था। तो उन बच्चों को तो फुटबॉल दें, लेकिन उन बच्चों के जो ऊपर बैठकर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, जब तक उनको आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, वो सोच जिसमें अब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, इतनी ज़्यादा। अब मुझे बताएं कि जो बैठे हुए हैं क्या नाम था उसका, गाय बरमदाद सर, जो ये इंडिया में बैठ के पहाड़ों पे चढ़े हुए कितने होंगे? 2,000 लोग होंगे सर। नहीं, इन 3,000 होंगे। पहाड़ों में चढ़े वालों के बाकी बलोच पॉपुलेशन को तो एंगेज करें। फैसिलिटेटर्स कौन है? जो फ्रांस में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं। सर, उन सारों को आप डंडे के साथ डील करें, लेकिन बाकी बलोच पॉपुलेशन को तो एंगेज करें। बिल्कुल एंगेज करें, उनको बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक दिस विल बी एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी। देखें, इसके बगैर कोई हल नहीं है। आई थिंक वही आपको अभी जो प्राइम मिनिस्टर, आपके फील्ड मार्शल साहब, आपकी पूरी टीम वहाँ गई और अभी डिप्यूट हो रही है, और इसको बड़ा एग्रेसिवली एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और अभी आपके जो ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, अभी एज ऑफ राइट नाउ तकरीबन 22-23 दहशतगर्द मारे गए हैं। जो आपके रोज़ ऑपरेशन हो रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ द बिगिनिंग, कि आपने जब तक उन लोगों को सिक्योरिटी नहीं देंगे जो वहाँ के रहायशी हैं। आपने पूरी कैंपेन में जो आपने मीडिया देखी, जहाँ लोग शहीद हुए, लोग क्या आपको कहते हैं कि हमें अपने घर में महफूज रहने दो, हमारी हिफाजत की जिम्मेदार सरकार। ये तो रियासत की ये रियासत का जानो माल का तो बुनियादी जो ऊपर बैठकर इंडिया के पैसों से आपके ऊपर हमला कर रहा है। यहाँ वो अफगानिस्तान के थ्रू, दे नॉट बलोच, दे नॉट फ्रॉम दैट लैंड। ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं बलोचिस्तान से, ये अफगानिस्तान से, ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं आपके इंडिया से, पैसा ले रहे हैं बाहर से, और फिर आपके लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये इनको पता है कि बलोचिस्तान जो है पाकिस्तान के दिल के करीब है, पाकिस्तान का दिल है। हम उन लोगों से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, और वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स और चीज़ें कामयाब होगी तो लोग खुद मुख्तार हो जाएंगे। उनको खुद मुख्तार होने से ये रोकते हैं, उनको अपनी टांगों पे खड़ा होने से ये दहशतगर्द रोक रहे हैं। और इंशाल्लाह आई थिंक विद द क्लैरिटी, एंड जिस तरह मैंने आपको कहा कि बयानुल मरसूस और मार्का हक में हमें जिस तरह कामयाबी मिली, सिर्फ एक वजह से, एक रब की मदद थी, क्लैरिटी की वजह से। यहाँ भी क्लैरिटी करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला में कामयाबी। दानियाल साहब, आपको पार्लियामान के अंदर मुख्तलिफ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की कमेटी बनानी चाहिए जो इसको रेगुलरली डिबेट करे, इसमें कोई मजायका नहीं। नदीम मलिक साहब, मैं खाली एक अगर बात करूँ, आज से 30 साल पहले बलोचिस्तान में बहुत ज़्यादा महरूमियाँ थी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, स्कूल्स भी नहीं थे, वहाँ नौकरियाँ भी नहीं थी, लेकिन वहाँ हिंदुस्तान की इन्फिल्ट्रेशन कम थी। आज हज़ारों कनाल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए। आज बलूचिस्तान में तकरीबन पिछले कुछ सालों में 900 स्कूल्स बन गए हैं। आज बलूचिस्तान में तकरीबन 95,000 किलोमीटर्स की डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड्स, गलियां, चीज़ें बन चुकी हैं। आपके इसी तरह आपके स्मॉल डैम्स बन चुके हैं। वहाँ पाक चाइना कॉरिडोर, सी पॉट, ये तमाम वो चीज़ें, और मल्टीपल में और चीज़ें आपको गिनवा सकता हूँ। BHUs 53,000 BHUs बन चुके हैं, हाँ 5300 BHUs बन चुके हैं। आपके रूरल हेल्थ सेंटर्स बन चुके हैं, एंड मैनी मोर। देखिए, आज बहुत बड़ा इशू क्या है बलूचिस्तान में, दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड, इज़ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हिंदुस्तान, फितनातुल हिंदुस्तान और उनकी एजेंसीज़ का, उनका और उनके जो गिरदो नवा में, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे, आई डोंट वांट टू टेक मोर नेम्स, बलूचिस्तान अफगानिस्तान का एक रोल है। तो उनकी इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, जब इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई, अफगानिस्तान के अलावा दो इस्लामी मुल्क का रोल है, इंडिया तो है ही है जी, इंडिया एंड 2 more countries दैट एज वी वर स्पीकिंग अर्लियर एज वेल। एक का जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात थोड़े ख़राब हैं, और एक से अब बेहतर अच्छे ताल्लुकात हैं। देखिए, उनकी एजेंसीज़ के बड़े वहाँ एक गहरे जो नाखून थे ना, वो पाक वहाँ थे। गवादर जो था उनके गले की हड्डी थी। गवादर को डेवलप ना करने के लिए, आपको याद है कि किस तरह किस मुल्क ने गवादर लिया और 10 साल उसको बिल्कुल स्टेगनेंट कर दिया कि ग्रो ही ना कर सके। वो भी रीजंस हमें पता है, एंड सो ऑन। ये एक स्ट्रैटेजी वहाँ कामयाब, जिस तरह पहले मैं कहता है, इट इज़ नॉट, इट्स ईजियर देन डन, ईजियर सेड देन डन। जो स्ट्रैटेजी अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी।
देखें आज जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो उसके बगैर जो है ना ये आधा तीतर और आधे बटेर से हांडी नहीं बनेगी। क्लैरिटी आपकी यही होगी कि आपने एग्रेसिव अप्रोच लेनी है जो आपके खास खिलाफ अग्रेशन कर रहे हैं, और आपने गले लगाना है जिसमें एक आउंस भी गले लगाने की अंदर या महरूमी की जिसके अंदर एक तड़प है।